अब शिक्षा व्यवस्था में आपको लग रहा है छोटी छोटी बातें कह रहा हूं मैं, यही शिक्षा व्यवस्था में हम सिखाएंगे बच्चों को। उनको 3 साल की उम्र से ना योग करना, प्राणायाम करना हमारी टेक्स्ट बुक में होगा, वो टीचर को पढ़ाना ही होगा। उसके लिए आपको अलग से शिविर नहीं लगाना है। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि बाद में किसी शिविर लगाने वाले की जरूरत ही ना हो, हर बच्चा योग का दक्ष व्यक्ति हो। आवश्यकता क्या है शिविर लगाने? मेडिटेशन हम उसको कक्षा 3 से पढ़ा रहे हैं। हमारी पुस्तकें देखिएगा, बच्चों की भाषा में मेडिटेशन समझा रहे हैं, बच्चों की भाषा में प्रेयर समझा रहे हैं, बच्चों की भाषा में प्रकृति का प्यार समझा रहे हैं, बड़ों का सम्मान समझा रहे हैं। जो भारत की संस्कृति, भारत का स्वास्थ्य, भारत का मानस ठीक करने के लिए बच्चों को उस दृश्य से गढ़ना जरूरी है। देखने में लगती है कि ये कोई बहुत बड़ी बौद्धिक विमर्श तो नहीं है, लेकिन देश को खोखला करती है। तीसरा है लोकतांत्रिक सहभागिता, कलेक्टिविज्म। ये भी हमारी स्वभाव का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, जो भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करके आता है। कलेक्टिविज्म, लोकतांत्रिक सहभागिता। लोकतांत्रिक सहभागिता आपको लगता है कि हम सब लोगों में है क्या? जनाब, घर में ही फैसला लेने में 3 लोग भिड़ जाते हैं। इसका मतलब है ना कि हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान देने की भावना नहीं है। हम अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। बाप बेटे झगड़ रहे हैं, पति पत्नी झगड़ रही है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वाद करके, विमर्श करके, किसी मुद्दे के हल के लिए, समाधान के लिए किसी बिंदु पर पहुंचना ही लोकतांत्रिक सहभागिता है। सिर्फ वोट देना लोकतांत्रिक सहभागिता नहीं है कि 5 साल में एक बार वोट दे दिया हो गया लोकतंत्र पूरा। लोकतंत्र हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए, और ये हमें छोटे बच्चों से ही सिखाना होगा कि तुम कक्षा में हो, परिवार में हो, खेल में हो, कहीं समूह में हो, तो कोई निर्णय लेने के लिए तुम्हें परस्पर विमर्श और एक कलेक्टिव विजडम शब्द होता है। क्या शब्द है? तेजी से बोलिए। कलेक्टिव विजडम, सामूहिक प्रज्ञा। जब भी कोई राष्ट्र, जब भी कोई समाज निजी जिद पर नहीं बल्कि सामूहिक प्रज्ञा से अनुशासित और शासित होता है, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है। कलेक्टिव विजडम। तो वो कलेक्टिव विजडम बच्चों को कैसे पैदा करना है? वो प्रवचन से नहीं होगा। बच्चों को प्रारंभ की कक्षाओं से ही ऐसे एक्टिविटी, ऐसे उदाहरण, ऐसे अभ्यास, ऐसे पाठ, ऐसी कहानी, ऐसी पोयम देनी होगी ताकि अप्रत्यक्ष रूप से उनके मनोविज्ञान का वो हिस्सा हो जाए, और वो निजी अहंकार के बजाय पारस्परिक विमर्श करके निर्णय लेने की का स्वभाव उनका निर्मित हो जाए। तभी पूरा राष्ट्र भी लोकतांत्रिक होगा। वरना लोकतंत्र हो तो जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं दिखता है लोगों के आचरण में, न सरकारों के आचरण में दिखता है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, एक अक्रॉस द पार्टी लाइन देखिए, न तो उनके आचरण में लोकतांत्रिक व्यवहार दिखता है, न पार्लियामेंट में दिखता है, न असेंबली के डिस्कशंस में दिखता है, न टीवी चैनल्स पर दिखता है। कहीं दिखता क्या लोकतांत्रिक व्यवहार? अब उसका कारण यह है कि बचपन से जब एल्गोरिदम 14 साल तक उसका सबकॉन्शियस निर्मित होता है, उस समय हमने उसके सबकॉन्शियस को गढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आप छोटे मोटे आदमी अपने हित अहित के बारे में थोड़ा बहुत सोच करके सावधान हो सकता है, लेकिन उसका मूल स्वभाव लोकतांत्रिक तभी होगा जब बचपन से लेकर 15-16 साल की उम्र तक उसको इतनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उसके मानस को लोकतांत्रिक विचारों के स्वागत करने, अभिनंदन करने के योग्य निर्मित कर दिया जाए।
चौथा गुण होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। आर्थिक, कोई राष्ट्र या कोई समाज, कोई परिवार बिना आर्थिकी के समृद्ध हो सकता है क्या? बहुत जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि अर्थ भी चाहिए। विद्या ददात विनयम विनयात पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मा ततो सुख। कि जो बिना धन के तो धर्म भी नहीं कर सकते, आप धर्म का पालन भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लायक भी बच्चे को गढ़ना है। उसे किसी दूसरे के कमाए हुए पैसे पर निर्भर होने की प्रवृत्ति नहीं लानी है। दूसरे के पैसे पर कमाने की प्रवृत्ति का मतलब ये भी है कि अगर हम एक व्यक्ति को टैक्स दे रहा है, उसके टैक्स से अगर कुछ लोगों को हम सिर्फ भोजन करा रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी व्यवस्था फेल कर रही है, वो व्यक्ति नहीं। हम उसको इस रूप में नहीं गढ़ पा रहे हैं कि वह आर्थिक समृद्धि में भारत के योगदान करे, बल्कि जो चुनिंदा लोग योगदान करने का सामर्थ्य रख रहे हैं, उन्हीं के कमाए हुए पैसे से हम बहुतायत को किसी तरह पाल पोस रहे हैं। क्या एक परिवार चल सकता है कि एक आदमी सिर्फ कमाए और उसमें 11-12 मेंबर हों, 11 मेंबर सिर्फ खाएं? परिवार समृद्ध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए बचपन से ही बच्चों के अंदर आर्थिक रूप से भी समृद्ध होने का जज्बा पैदा करना होगा। अभी क्या फैलाया गया है हमारे देश में कि सबसे बड़ा समृद्धि का तरीका है नौकरी। बस नौकरी कर लो, पक्की हो जाए, ठीक है सब। लड़का कहाँ शादी कर रहे हैं लड़की की? अरे लड़कवा 1 करोड़ के पैकेज में हो। इंसान है कि नहीं, नहीं मालूम, पैकेज में है, नौकरी के पैकेज में है। अगर कोई एक अच्छी दुकान कर रहा हो और वो डेली कमा रहा हो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, उसकी इज्जत नहीं है समाज में। जो टैक्स दे रहा है, छोटे छोटे जो व्यापारी, बिजनेस करने वाले, उनको बड़ी पीड़ा होती है राकेश भाई, आप तो बहुत लोगों से मिलते होंगे। वो टैक्स देते हैं, उनकी इज्जत नहीं है समाज में। लेकिन एक सिपाही जी की है, क्योंकि वो डंडा मार सकते हैं, उनकी बड़ी इज्जत है। पटवारी साहब की इज्जत है, लेकिन उसी गांव के उस व्यापारी की इज्जत नहीं है जो कि टैक्स भी दे रहा है और अपनी मेहनत से। उसको बल्कि क्या कहेंगे? कहेंगे अरे चुरौले हुई कतो, मरले हुई केहू के धोखा देले हुई, लूट ले लो कतो, या हमने के लूटत हुई उपभोक्तन के। बस एक दृष्टि हमारी कहीं दूषित है। हम अर्थ उपार्जन को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, और हम अर्थ उपार्जन को नियम के अनुसार जीने की कला नहीं विकसित कर रहे हैं। या तो अर्थ कमा रहा है तो घूसखोरी से कमा रहा है, या तो टैक्स चोरी से कर रहा है। दोनों ओर से भी, दोनों ही, जो नहीं कर रहे हैं वो और घातक हैं, जो इस तरह कर रहे हैं और घातक है। तो हमें बच्चों के अंदर अर्थ के उपार्जन की जज्बा पैदा करने के साथ साथ उसे ये भी बताना है कि राष्ट्र के नियमों का, कानून का पालन करते हुए, और एक पूज्य स्वामी जी एक वाक्य जो कहते हैं ना, अर्थ परमार्थ के लिए, अर्थ परमार्थ के लिए। परम अर्थ सन्यासी का तो परिवार से बाहर हो जाता है, लेकिन जो गृहस्थ है वो अपने परिवार और समाज में संतुलन करता है, वो भी परमार्थ। एक सीमा से अधिक तो उपभोक्ता नहीं, उपभोग नहीं सकता ना कोई। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तहत होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अपने एम्प्लॉय को वेतन ठीक दो, सरकार का टैक्स दो, स्पेंड करो। ये दृष्टि यूरोप में है, वहां टैक्स चोरी नहीं होती। ये दृष्टि जापान में टैक्स चोरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों को उनके टेक्स्ट बुक से ही, प्रारंभ से ही एक ईमानदारी से धनोपार्जन की, पुरुषार्थ के साथ, देश के नियम कानून व्यवस्था के साथ, सहकारिता के साथ आगे बढ़ने का मानस गढ़ा जा रहा है। तो ऐसा करना होगा। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है,
कल्चरल पार्टिसिपेशन, सांस्कृतिक सहभागिता। हम कहते हैं ना कि बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं। अगली पीढ़ी ना बड़ी स्मार्ट होती है, बाद वाली पीढ़ी पर थोप देती है सब। हर बुजुर्ग आदमी कहेगा अरे हमारे सबके जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। ये आज के लड़के बड़े खराब हो गए, आज का माहौल बड़ा खराब हो गया। जनाब, आपकी बाद वाली पीढ़ी को गढ़ने के लिए जिम्मेदार आप ही हैं, वो नहीं है। जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको। वो अचानक कोई एलियन नहीं है कि आसमान से टपका और किसी ने उसको करप्ट कर दिया, कुसंस्कारिक बना दिया। धीरे धीरे हमने ही उसको बिगाड़ा, धीरे धीरे हमने ही उसे सावधान नहीं होने दिया, हमने उसे संवाद नहीं किया, हमने अपने आचरण की श्रेष्ठता से उसको उदाहरण नहीं दिया, हमने लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया, हमने उसे नेतृत्व नहीं दिया संस्कृति के क्षेत्र में। हम सनातन की जय करते रहेंगे और जातियों से घृणा करते रहेंगे तो समाज बनेगा कि बिगड़ेगा? कौन से सनातन की बात कर रहे हो? एक और आप भारत माता की जय कहते हो, दूसरे ओर भारत के ही विभिन्न समूहों में आप घृणा फैलाते हो। नहीं हो सकती भारत माता की जय, नहीं हो सकती सनातन की जय अगर आपने सनातन के मूल सिद्धांत को नहीं अपनाया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। सनातन संस्कृति तो ये कहती है ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन तक्तेन भुंजीता मा हृदय कस्य सिद्धं। ये कहती है ना संस्कृति सनातन की। हमारी संस्कृति तो कहती है संगक्षद्वम संपदद्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपास्ते। ये कहती है ना संस्कृति। ये कहती है कि बिरादरी के नाम पर झगड़ा करोगे, या ये कहती है कि बिरादरी के नाम पर घृणा करोगे, या ये कहती हो कि बिरादरी के नाम पर लामबंद होकर के राष्ट्र के व्यापक हित को नजरअंदाज करोगे, पंथों में उलझ करके राष्ट्र को कमजोर करोगे। ये तो नहीं सनातन कहता है। अगर कहीं कहता हो तो मुझे कोई बताए कहाँ कहता है सनातन। न कोई उपनिषद कहता है ये बात, न बुद्धिज्म कहता है, न जैनिज्म कहता है, न सिखिज्म कहता है, न संगम लिटरेचर कहता है, न तो सरना संस्कृति कहती है आदिवासियों की। कौन कहता है कि ये घृणा फैलाना सनातन का हिस्सा है? जातियों में उलझना नहीं हिस्सा है हमारा। तो ये हमें सांस्कृतिक सहभागिता का अर्थ क्या हुआ? आज हम यूरोप से मानववाद पढ़ रहे हैं, ह्यूमनिज्म, कि मनुष्य को मनुष्य समझो, ये हमें यूरोप से सिखा रहे हैं हमें, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में यही सिखाया जा रहा है। हम क्या सिखाएंगे? हमें सिखाएंगे कि यूरोप की जो मानववाद है वो मनुष्य से मनुष्य के बीच है, मात्र मनुष्यों के बीच में। और हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता है कि अपने अस्तित्व को पर्वतों में भी ढूंढो, अपने अस्तित्व को पृथ्वी में भी ढूंढो, जल में भी ढूंढो, आकाश में नक्षत्रों में भी ढूंढो। अपने स्व के अस्तित्व को सिर्फ अपनी शरीर में मत ढूंढो, अपने अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड के घटकों के साथ अस्तित्व से जोड़ करके सीखो। ये कहती है सनातन संस्कृति हमारी। तुम सिर्फ मनुष्यों तक की बात कहते कहते भी युद्धों में लगे हुए हो। जिसको हम आदर्श शिक्षा व्यवस्था समझते हैं, सारे युद्ध कहाँ हो रहे हैं? वहीं तो हो रहे हैं जिनकी शिक्षा व्यवस्था को हम आदर्श मानते हैं। तो क्या हम ऐसी शिक्षा देकर के हम भी युद्ध की ओर बढ़ेंगे पूरी दुनिया को? नहीं, हम पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ साहचर्य करते हुए, प्रकृति के साथ, वो कहते हैं पृथ्वी भोगने के लिए है, हम कहते हैं पृथ्वी हमारी माँ है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हम ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि द अर्थ, द नेचर इज टू सर्व यू, यू कैन एक्सप्लॉइट टू एनी एक्सटेंट फॉर योर वेल बीइंग। अरे भाई,
अगर हमने पानी का दोहन इतना कर लिया कि पानी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा? अगर वृक्षों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी पृथ्वी पर, तो हमारा अस्तित्व कहाँ से होगा? इसका मतलब हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं प्रकृति पर, उसको क्लाइमेट चेंज को बरकरार रोकने के लिए, बल्कि अगर हमारी जीवन पद्धति सनातन की तरह हो जाए तो हमारे और प्रकृति में जब कोई भेद ही नहीं होगा, हमारे और प्रकृति में साहचर्य होगा, मैत्री होगी, हमारा एकात्म भाव होगा, तो किसी भी प्रकार के दुनिया भर के कार्बन क्रेडिट के कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया में करने की जरूरत नहीं होगी। ये दृष्टि है भारत की, ये है कल्चरल पार्टिसिपेशन। कल्चरल पार्टिसिपेशन सिर्फ ये नहीं है कि बड़ी बड़ी गोष्ठियां कर लो, माफ करिएगा अगर किसी को कड़वा लगे, एक बच्चे को बांसुरी पकड़ाओ, एक लड़की को राधा बनाओ और इसके बाद डांस शुरू करा दो, राधा राधा। ये कल्चरल पार्टिसिपेशन नहीं है, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। कल्चरल पार्टिसिपेशन तो तब होगा जब बच्चे के मानस में रामत्व की प्रतिष्ठा हो, जब बच्चे के मानस में कृष्णत्व की प्रतिष्ठा हो, जब बच्चे के मानस में शिवत्व की प्रतिष्ठा हो। मैं 5 मिनट में सिर्फ ये बताऊंगा कि रामत्व की प्रतिष्ठा, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। सिर्फ ये जुमला नहीं है, राम जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए तो मनुष्य से भगवान की यात्रा पूरी होती है। क्यों हुए भगवान हो? इसलिए हुए विपरीत से विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आज तो अगर किसी बच्चे को पिता 100 रुपए में वितरण करे, अगर मेला देखने के लिए 3 बच्चों को, 2 को 30-30 दे दे, 1 को 40 दे दे, दोनों पिता से ही विद्रोह शुरू कर देंगे। बड़ी प्रॉपर्टी बांटना तो बहुत दूर की बात। और वहां राजगद्दी देने जा रहे थे, उनका अधिकार था उस समय परंपरा के अनुसार, और गुरु वशिष्ठ ने भी कहा था कि नहीं, वेदों के समय में जो सभा समितियां निर्णय लेती थी कि राजा के पुत्रों में कौन योग्य है, तो लोगों ने कहा ज्येष्ठ भी हैं, योग्य भी हैं, इनको राजा बनाओ। राजगद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को कहा जाए कि तुम पैदल जाओगे जंगल में और 14 वर्ष तक रहोगे जंगल में, बिना किसी संपदा के जाओगे, बिना किसी एक शून्य के साथ जाओगे, और शून्य के साथ विपरीत परिस्थितियों में जाने वाला बालक राम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, मर्यादा, पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान राम हो जाता है। यह है रामत्व की प्रतिष्ठा। हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। बच्चों के अंदर ये मानस गढ़ो कि हमारे आदर्श राम हैं। अगर जेल में पैदा होने के बावजूद अपने माँ बाप की पेरेंटिंग भी जिसको ना मिली हो, अभिभावकत्व भी ना मिला हो, दूसरे का मिला हो, और तमाम शत्रु हत्या करने के लिए बालपन से ही विरोध में रहे हों, और इसके बाद तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो बांसुरी बजाते बजाते सुदर्शन चक्र धारक और गीता का एक महान दार्शनिक उपदेशक हो जाता है। यह है कृष्णत्व की प्रतिष्ठा। ये कृष्णत्व की प्रतिष्ठा है। ये बच्चों को बताना है, सिर्फ भजन नहीं गवाना है उनको। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि यस, आज 21वीं सदी में तुम्हारे सामने अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो तुम्हारे सामने ये भाव आना चाहिए कि मैं राम का वंशज हूं, मैं कृष्ण का वंशज हूं, मैं शिव का वंशज हूं, मां दुर्गा का पुत्र हूं मैं। अगर ये भाव रहेगा तो किसी भी परिस्थिति को टकराने का सामर्थ्य अपने आप आ जाएगा। इसको कहते हैं कल्चरल पार्टिसिपेशन। ये है सांस्कृतिक सहभागिता। सांस्कृतिक सहभागिता का मतलब पूरी संस्कृति से सीखना। संस्कृति से सीखने का मतलब संस्कृति की मां क्या होती है? विजन, दर्शन। उस भौगोलिक क्षेत्र की फिलॉसफी क्या है, उसी से संस्कृति पैदा होती है।
उस फिलॉसफी को अपने जीवन में धारण करना, धारयत इति धर्मः, ये दृष्टि पैदा करना सांस्कृतिक सहभागिता है। तो ये 5 बिंदु जो हमने बताया, सांस्कृतिक सहभागिता किस रूप में होगी, लोकतांत्रिक सहभागिता किस दृश्य से होगी, आर्थिक सहभागिता किस दृश्य से होगी, स्वस्थ अपने को बना करके राष्ट्र के लिए हम उपयोगी इकाई बने, ना कि उस पर बोझ बने, इस तरह से स्वास्थ्य की परिकल्पना और एक स्वायत्त विचारधारा, एक दार्शनिक विचारधारा, ये पूरे अतीत की व्याख्या करते हुए वर्तमान की समस्याओं को समाधान करने का सामर्थ्य प्रस्तुत करते हुए और भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान करते हुए ज्ञान सृजन के लिए संकल्प होना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। अगर ये हम नहीं कर पाए तो अगली लुंज पुंज जनरेशन और पैदा हो जाएगी। अभी वक्त है बंधुओं, यही अंग्रेज 1607 में जाते हैं और 1775 तक मात्र 150-160-65 वर्षों में पूरे अमेरिका की पुरानी संस्कृति को शून्य कर देते हैं। लेकिन वही अंग्रेज भारत आते हैं और सारी साजिशों के बावजूद, राजनीतिक साजिशों के बावजूद, शैक्षणिक साजिशों के बावजूद भी भारत की अनवरत प्रवहमान संस्कृति में इतनी दृढ़ता रही है कि वो चले गए और तमाम संतों के आशीर्वाद से हमारी संस्कृति यथावत अभी भी प्रवहमान है। और 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद से जागृत रही, तो 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंदो, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, ऐसे अनेक सांस्कृतिक उन्नायकों से विचार में केंद्र में रही और वो संस्कृति पुनः परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में तमाम राष्ट्र प्रेमी शिक्षाविदों के माध्यम से पुनः उस संस्कृति के पुनरुत्थान के साथ साथ, पुनर्जागरण के साथ साथ उसमें कहीं पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है, पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण लोकतांत्रिक दृश्य से पालन करते हुए भारत की 21वीं सदी को 11वीं शताब्दी से पहले से भी अधिक समृद्ध विश्व का मार्गदर्शन करने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभ्युदय हुआ है। इसमें आपको सहयात्री होने की आवश्यकता है, अभिभावक के रूप में, उसके प्रचारक के रूप में, उसकी भावनाओं के से लोगों को जोड़ने की दृष्टि से, विद्यालय प्रबंधकों को जोड़ने के लिए, उनके मूल रूप से शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए कि एक बार पुस्तकें पढ़ें भारतीय शिक्षा बोर्ड की, फिर उनके अगर कोई सुझाव आते हैं, क्योंकि जो मैं दृष्टि कह रहा हूं उसको 100% व्यवस्थित करना बड़ा दुरूह कार्य है। 2000 प्रोफेसर्स, 3500 शिक्षक अलग अलग विषयों में, अलग अलग पैनल्स में निरंतर वार्ता होती रहती है और कोशिश होती है कि आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, आपको समझाना आसान है, लेकिन एक 3 साल के बच्चे को उसकी भाषा में हम शुरुआत कैसे करें समझाने की, और 16 वर्षों तक आते आते उसको कैसे हम स्वभाव बना दें। इसके लिए बहुत ही एक पेडागॉजिकल अप्रोच में बहुत सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए कहीं कोई परफेक्शन में कमी होगी, आप सहयात्री बनोगे, शिक्षक सहयात्री बनेंगे, शिक्षाविद सहयात्री बनेंगे, कुछ अभिभावक बताएंगे। एक सामूहिक विमर्श के बाद धीरे धीरे, जो राकेश जी कह रहे थे, पूज्य स्वामी जी का जो स्वप्न है कि एक शैक्षणिक क्रांति अगर विश्व गुरु बनना है तो नारों से नहीं होगा, एक बहुत ही व्यापक रूपांतकारी एक शैक्षणिक क्रांति की आवश्यकता है, जिसकी नाभि में सनातन हो, दक्षता में 21वीं सदी में ज्ञान सृजन की एक अपरिमित शक्ति हो हमारे युवा में,
जब तक दृष्टि और दक्षता का दोनों दीक्षित नहीं होंगे युवा, तब तक हम राष्ट्र को आगे नहीं ले जा पाएंगे। और आप सबकी पीड़ा वही है, उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति है भारतीय शिक्षा बोर्ड। जुड़ने के लिए उसकी वेबसाइट है। ये पूर्णतः भारत सरकार द्वारा गठित है, पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित है। भारत सरकार ने बनाया पूज्य स्वामी जी के संकल्प पर, और एक विशिष्ट प्रणाली के तहत पूज्य स्वामी जी को संचालन के लिए दिया। लगभग आधे मेंबर भारत सरकार के अभी भी हैं हमारे बोर्ड में। चेयरमैन सीबीएसई, डायरेक्टर एनसीईआरटी भी हैं। वो सारे लोग बोर्ड के मेंबर हैं। कई वाइस चांसलर्स मेंबर हैं। बोर्ड के तमाम संत हैं, तमाम आईआईटीएन हैं। एक ये मूवमेंट है 21वीं सदी का, वही मूवमेंट जो मैं तुलना कर रहा था नीदरलैंड, जापान, चाइना का। अगर उठ खड़ा हुआ भारत तो मुश्किल से 3 दशक लगेगा जब हम पुनः कह सकते हैं, बहुत ही सार्थक रूप से तब कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और बहुत ही श्रद्धा और इतनी आवाज से कह सकते हैं, भारत माता की जय।